So next topic is heat transfer through method of radiation. So radiations क्या होता है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर पे है तो इट इमिट्स EM वेव्स. रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि लाइट. लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सर्टेन पोर्शन, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक का जो वेवलेंथ का रेंज है उसको बोलते हैं विजुअल लाइट. और बाकी जो है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ का होगा. और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में विथ स्पीड c. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ पता है कि ये रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो कौन से टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या एक फ्रीक्वेंसी का करेगा क्या. सो हम लोग आगे देखेंगे कि नहीं, ये जो रेडिएट करा बच्चों उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत सारे वेवलेंथ, लगभग सारे वेवलेंथ प्रेजेंट. वी विल डिस्कस इट लेटर कि कौन कौन सा वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ का इंटेंसिटी ज्यादा है एंड वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है. ठीक है. तो यहां तक समझ में आ गया कि रेडिएशन जो होगा इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है क्या. नहीं. इनिशियली ये समझा गया था बॉडी, जिसे मैंने भी शुरुआत में बोला कि टेम्परेचर अगर हाई है तो इट रेडिएट्स एनर्जी. क्या ये स्क्रीन ब्लॉक हो रहा है, ऐसा है क्या, दिख रहा है कि नहीं. क्लियर है सर. क्लियर है. ठीक है. एक दो बच्चों को दिक्कत होगा सर. सो इनिशियली ये समझा जाता था बच्चों कि जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है दैट रेडिएट्स एनर्जी. जो रूम टेम्परेचर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है और जो लो टेम्परेचर पे है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. बट बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं. कोई भी बॉडी जो है वो हर टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करता है. ठीक है. प्रिवोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया, इन्होंने पहली बार ये सिस्टमेटिक स्टडी किया और कहा ऑल बॉडीज रेडिएट्स एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो, केल्विन में जीरो, डिग्री सेल्सियस में नहीं, एक्सेप्ट टीजिकल जीरो जो अचीव नहीं किया गया, क्योंकि इट इज एज्यूम दैट एट 0 केल्विन सारे मोशन सीज हो जाएंगे, कुछ भी मोशन नहीं रहेगा. ये एक्सट्रापोलेट करके एब्सोल्यूट जीरो लाया गया है ना, रियली में एग्जिस्ट नहीं करता. तो all bodies radiates energy at all temperature. अब बताओ ये बॉडी है, ये भी रेडिएट कर रहा है, ये भी रेडिएट कर रहा है. अगर रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसका एनर्जी कम होना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर कम होना चाहिए. बट देखते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो प्रिवोस्ट से पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है. अगर सारा बॉडी रेडिएट हो रहा है तो सारे बॉडी का टेम्परेचर कम कहाँ हो रहा है ना. आइडिया समझ में आया. यस सर. हाँ सर. तो प्रिवोस्ट ने कहा कि एक्चुअली होता ये है कि ये रेडिएट कर रहा है
और सराउंडिंग में तो बहुत सारे रेडिएशन है, सराउंडिंग में बहुत सारे बॉडीज प्रेजेंट है, तो वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएशन इस पे क्या होगा, फॉल भी होगा। तो रेडिएशन जब इस पे फॉल होगा बच्चों, तो कितना रेडिएशन फॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है, तो देखना कोई भी बॉडी उसका एक नेचर है, बेसिक नेचर है कि वो टेम्परेचर T पे है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। सराउंडिंग से जो रेडिएशन उस पर फॉल हो रहा है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। इफ द रेडिएंट एनर्जी का रेट और एब्जॉर्ब एनर्जी का रेट अगर इक्वल हो गया, देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट। तो कितना, तुम लोग ब्रिलियंट हो, तुम्ही लोगों ने बता दिया। अगर रेडिएंट एनर्जी ज्यादा है, इनकमिंग एनर्जी कम है बच्चों, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो रेडिएशंस को, उसका टेम्परेचर घटेगा, डिक्रीज करेगा। अगर सपोज एक स्फीयर लिया और उसको हम 200 डिग्री से तक टेम्परेचर बढ़ा दिए और उसको रूम में रख दिया, तो वो जो रेडिएट कर रहा है बच्चों वो ज्यादा रेडिएशंस कर रहा है, और उस पर जो फॉल हो रहा है रेडिएशंस फ्रॉम द सराउंडिंग वो कम हो रहा है, इसलिए ओवरऑल वो नेट रेडिएट कर रहा होगा, इसलिए टेम्परेचर फॉल करता है। अगर मान लो एक आइस का ब्लॉक रख दिया, वो -10 डिग्री सी पे है, फिर भी वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, बट सराउंडिंग से जो रेडिएशन पड़ रहा होगा उस पर वो ज्यादा होगा, उसका रेट ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो आइस ब्लॉक का टेम्परेचर अगर हम रख दिए यहाँ पे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसी को बोलते हैं बच्चों प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो ये मेन चीज ये बताया था, ऑल बॉडीज रेडिएट्स एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये सब उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है बॉडी विल रेडिएट दैट मच मोर एनर्जी, है ना, और ये कॉमन सेंस चीज है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड है, सो इट विल रेडिएट मोर। तो लिख लो इसको, हम लोग कहे बच्चों सराउंडिंग से कुछ एनर्जी आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सराउंडिंग से किसी बॉडी पे एनर्जी फॉल कर रहा है तो क्या होगा। सपोज एक बॉडी है और उस पे सराउंडिंग से एनर्जी EI इंसिडेंट हो रहा है, I फॉर इंसिडेंट, इंसिडेंट एनर्जी। तो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है ये बॉडी क्या क्या कर सकता है उस इंसिडेंट एनर्जी का, ठीक है। बताओ बच्चों, कुछ इंसिडेंट एनर्जी को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इज इट क्लियर? तो उस एनर्जी को लिख देते हैं ER, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी इट रिफ्लेक्ट्स, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, EA। मटेरियल ने क्या क्या रिसीव किया, वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया उस एनर्जी को,
एटम उस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। और क्या हो सकता है बच्चों? कुछ एनर्जी इस से पास कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए, ईटी, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर जाए। अगर कोई बॉडी है, जनरल में क्या इक्वेशंस लिखूंगा? इंसिडेंट एनर्जी जो आया, जो उस पर रेडिएशन फॉल हुआ है, जितना रेडिएशन, उस इंसिडेंट एनर्जी को उसने क्या किया, कुछ पार्ट उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर लिया। सो कैन वी राइट दिस इक्वेशन? यस Yes. यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ, कोई ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसमिट कर देता है यार? कौन सा मटेरियल है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी ट्रांसमिट कर देता है? एब्जॉर्ब करते हो। एब्जॉर्ब सारा करता है एब्जॉर्ब सर कर लेता है। यस। ग्लास अरे यार Add ग्लास, conductors of heat. हमारे घर में ग्लास लगाया था, सनलाइट आता है कि नहीं अंदर? हाँ चलो, तो बच्चों कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। स्पेशल केसेस कि जितना रेडिएशन इंसिडेंट हो वो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। इफ EI is equal to EA, दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा? ER 0 हो जाएगा और ET भी 0 हो जाएगा। अगर ऐसा केस है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी सीख लिया कि ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या होगा? इट एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सारे रेडिएशंस को वो, इसलिए ब्लैक बॉडी को ब्लैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी रेज वहां पे गया, उसको उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, वहां से रिफ्लेक्ट होके कुछ नहीं आया। तो हम लोग कैसे देखते हैं किसी बॉडी को? रिफ्लेक्ट होके आता है, हमें क्या दिखता है? ब्लैक दिखता है, कोई रेज रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा केस लेते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर सपोज कोई ऐसा मटेरियल है EI इज इक्वल टू ER हो जाए, तो इस बॉडी को क्या नाम देंगे? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, है ना? यस सर। अगर शाइनिंग पेंट कर दो तो हो सकता है वो 90% रिफ्लेक्ट होता है ना, शाइन करता है, जो लाइट उसमें इंसिडेंट का रिफ्लेक्ट हो जाए। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी होता नहीं है, ये आइडियल केस है। 90% कर रहा है, 95% रिफ्लेक्ट कर रहा है, 96% रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा। एंड थर्ड भी कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं? अगर EI इज इक्वल टू ET हो जाए, सारा ट्रांसमिट कर जाए, तो क्या कहेंगे? परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया कहानी, हमने स्पेशल केसेस डिस्कस कर ली। एक नया टर्म डिसाइड कर बताऊंगा बच्चों, मिटा रहा हूं इसको।
तो एक टर्म डिफाइन करा, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इस पे अगर कुछ लाइट इंसिडेंट हुआ तो कितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ। सो एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से डिनोट करते हैं, ये अपॉन ई। इज इट क्लियर? तो बताओ एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्या? यस सर। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? E is equals to 1. गुड। सो A is equal to 1 for black body. अगर मैं पूछूं कि what will be the A for perfectly reflecting body? 0. 0. अगर मैं कहूं कि बच्चों किसी भी बॉडी पे सपोज 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हुआ, जिसमें से 10 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, नो ट्रांसमिशन, तो व्हाट इज ए फॉर दिस बॉडी? 0.9. बिकॉज 90 जूल इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। अच्छा, एब्जॉर्प्टिव पावर को ना एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिविटी। दोनों सेम है। इमिसिव में डबल एम हुआ। इमिसिव पावर इमिसिव पावर कैसे डिफाइन वो बताता है। अब देखो ये इमिसिव पावर कितना इमिट कर रहा है ना, तो इस पे रेडिएशन फॉल की बात नहीं कर रहे। ये बॉडी किसी टेम्परेचर पे है और वो इमिट कर रहा है टोटल एनर्जी U इन डेल्टा टी टाइम, तो यूनिट टाइम में इतना एनर्जी इमिट करेगा और कुछ सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो यूनिट सरफेस एरिया से कितना करेगा, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। क्या लिखा बच्चों? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया। लिख लो इसको। सर वो यू रेडिएटेड एनर्जी ना? सर वो यू रेडिएटेड एनर्जी ना? U is radiated energy. U is energy radiated. अगर सपोज कोई डेल्टा टी टाइम में U एनर्जी रेडिएट किया, तो कहेंगे यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रेडिएट किया। वो सरफेस एरिया A है, तो A एरिया उतना कर रहा है, तो यूनिट एरिया कितना कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। हालांकि अच्छी वर्मा में जाओगे तो इसे इमिसिव पावर को उन्होंने और डेफिनेशन ऐसे दिए हैं, कोई बॉडी है तो रेडिएट कर रहा है 2 पाई रेडियन में, तो उन्होंने यहाँ पे
थीटा एंगल में अगर सपोज इतना रेडिएट किया है, थीटा सॉलिड एंगल में, थीटा की जगह ओमेगा ले लेता हूँ, सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना एमिट किया उसको उन्होंने इमिसिव पावर लिया। बट इतना समझो बच्चों कि इमिसिव पावर जो है वो क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा, इमिसिव पावर डायमेंशन नहीं है, यूनिट प्लेस नहीं है, इसका एक डायमेंशन होगा बिकॉज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये इमिसिव पावर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, इमिसिविटी, डबल एम नहीं होता है, एक ही होता है। इमिसिविटी तो किसी बॉडी का इमिसिविटी कैसे डिफाइन, तो इमिसिविटी ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, इमिसिविटी का यूनिट ई लेते, सॉरी ई से डिनोट करते हैं। बेटा इमिसिव पावर अलग अलग बॉडी का अलग होगा, तो किसी बॉडी का इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। करने का मतलब एक ब्लैक बॉडी लिया टी टेम्परेचर पे, उसका इमिसिव पावर कितना है, और एक बॉडी जिसका हम इमिसिविटी निकाल रहे हैं उसका इमिसिव पावर कितना है, उसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे बच्चों इमिसिविटी। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा, उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। यस सर। इमिसिविटी का भी जो होगा ना वो लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, 0. नहीं, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, या तो इमिसिव पावर ऑफ, सॉरी इमिसिव पावर नहीं, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, व्हाट इज इमिसिविटी ऑफ 1 बच्चों, ईबी ब्लैक बॉडी अपॉन ईबी, ठीक है ना, E is equal to 1, एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे आने वाले हैं, किरचॉफ साहब ने यहां भी कुछ कहा है। किरचॉफ्स लॉ ये बताते हैं बच्चों कि रेशियो ऑफ absorptive power to that of emissive power is same for all body. Ratio of emissive power to that of absorptive power is same for all body. सर ये इमिसिविटी है ना? हाँ सर। Sorry. Ratio of emissive power to that of absorptive power is same for all body at same temperature.
ठीक है। Emissive power of a body upon absorptive power of body, that is equal to emissive power of black body divided by absorptive power of black body is 1. बच्चों यहीं से प्रूफ हो जाता है, यहीं से प्रूफ हो जाता है कि E इज इक्वल टू ए आ जाता है किसी भी बॉडी का। यहीं से एमिसिव पावर से डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज द किरचॉफ्स लॉ। ये बच्चों बताना कि ये जो E है वो क्या बताता है। E बताता है कितना वो इमिट करता है ना, कितना वो गुड इमिटर है। E ज्यादा है, दैट मींस दिस इज अ गुड इमिटर। और ए जिसका ज्यादा है वो क्या बताता है, गुड एब्जॉर्बर। कितना वो एब्जॉर्ब करता है, कितना गुड एब्जॉर्बर है। ए बड़ा है, दैट मींस दैट इज गुड एब्जॉर्बर। तो बताना अगर किसी का ई बड़ा है तो उसका ए भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रेशियो हर बॉडी का क्या है, बड़ा होना चाहिए। सेम है, हर बॉडी का सेम है। तो कह सकते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ सेज दैट कि अगर कोई बॉडी गुड इमिटर है तो वो गुड एब्जॉर्बर भी है। दैट मींस अगर एक बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड इमिटर भी। तो ये बड़ा फेमस ये स्टेटमेंट है बच्चों, good emitters are good absorbers also। ठीक है, लिख लो इसको, good emitters are good absorbers। और इसको मैं थोड़ा समझाता हूं यहाँ पे कि क्या है ये। अगर कहें बच्चों एक गुड रिफ्लेक्टर है, अगर एक गुड रिफ्लेक्टर है तो वो कैसा इमिटर होगा, गुड इमिटर या बैड इमिटर। गुड रिफ्लेक्टर्स विल बी गुड इमिटर और बैड इमिटर। बैड इमिटर। बैड इमिटर, गुड रिफ्लेक्टर का मतलब बैड एब्जॉर्बर, बैड एब्जॉर्बर का मतलब बैड इमिटर। ठीक है, तो बच्चों इसको समझाते हैं कैसे किरचॉफ्स लॉ को थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने का कि ऐसा क्यों है। बच्चों मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। बच्चों दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स लिए, आइडेंटिकल ब्लॉक्स लिए, एक पे क्या किया, ब्लैक पेंटिंग कर दिया और एक पे शाइनिंग पेंटिंग, शाइनिंग पेंट। ओके, दोनों आइडेंटिकल है, बड़ा छोटा यहाँ पे दिख रहा है तो इसको बराबर कर, और आइडेंटिकली हैंग कर दें किसी रूम में, मतलब एक ही जैसा उसका सराउंडिंग है। अब बताना दोनों का टेम्परेचर किसके बराबर होगा फाइनली, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, अब सुनना बच्चों, जो ब्लैक बॉडी है इस पे जितना रेडिएशन फॉल कर रहा है, इस पे जितना रेडिएशन फॉल हो रहा है, सपोज इस पे रेडिएशन फॉल हो रहा है 100 जूल, इस पे रेडिएशन फॉल हो रहा है 100 जूल, जिसमें से ये 100 का 100 एब्जॉर्ब कर लिया, रूम में है रेडिएशन सराउंडिंग से आ रहा है,
बच्चों इस पे भी कितना रेडिएशन फॉल होगा? 100 जूल। सराउंडिंग आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल वो में लगा है 100 जूल। बट ये क्या करेगा? ये 100 जूल एब्जॉर्ब कर लेगा या मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देगा? मोस्टली रिफ्लेक्ट। तो ये एब्जॉर्ब कितना किया? सपोज ये रिफ्लेक्ट कर दिया 80 जूल, 80 जूल इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, गुड रिफ्लेक्टर। तो ये बॉडी एब्जॉर्ब कितना किया? 20 जूल ही एब्जॉर्ब किया। बॉडी के पास जो आया एनर्जी 20 जूल मिला। ये तो बेचारा क्या है, बड़ा अच्छा आदमी है, जो आया सब एक्सेप्ट कर लिया। कितना एक्सेप्ट कर लिया? ये कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 100 जूल कर लिया। अब बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है क्या? रूम में, आइडेंटिकल रूम में, रूम टेम्परेचर पे बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बच्चों, तो ये एनर्जी रेडिएट भी कर रहा होगा, इमिट भी कर रहा होगा। यस सर। ये इमिट भी कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं, इमिट। बॉडी इज इमिटिंग। इमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट है बच्चों। एक क्या, जो रेज आया उसी को रिफ्लेक्ट कर दिया, ये हो गया रिफ्लेक्ट। एक हो गया इमिट करना, मतलब अपना एब्जॉर्ब लाइट को इमिट किया, रिलीज कर रहा है। तो ये इमिट कर रहा है। बताओ इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये रूम टेम्परेचर पे, तीनों टेम्परेचर पे ये बॉडी कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा? इमिट कर रहा होगा। और उसी टेम्परेचर पे ये कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा? इमिट कर रहा होगा। 20 जूल। 20 जूल ही कर रहा है ना, बिकॉज 20 जूल एब्जॉर्ब करा क्या है, जितना मैं कर रहा हूं उतना ही रेडिएट करूंगा। तो सेम टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर, दिस बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी, रेडिएटिंग, इमिटिंग 100 जूल, while this body is emitting only 20 joule. 20 joule. So this is a good emitter. This is not good emitter. This is bad emitter. Is it clear? Yes sir. और ये good absorber तो है ही बच्चों। तो good absorber will be good emitter. Is it clear? समझ में आया एक्सपेरिमेंट से? हाँ सर। Yes, sir. तो एकदम दिमाग में क्लियर कि good emitters will be good absorber, या उल्टा रिवर्स कर लो। चलो मैं कोशिश किया समझाने का। तो किरचॉफ्स लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया। किरचॉफ्स लॉ का आगे लिखेंगे तो E इक्वल टू A आ जाएगा बच्चों। किसी भी बॉडी का इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल होगा। नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ। इनफैक्ट स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ भी बोलते हैं। प्रिवोस्ट ने ये बताया था कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पे रेडिएट करता है, लेकिन टेम्परेचर के किस पावर के प्रोपोर्शनल उन्होंने ये नहीं बताया। स्टीफेंस ने सिस्टमैटिकली ये चीज बताया, बोल्ट्जमान और स्टीफेंस दोनों ने मिलकर बताया, इसलिए इसका नाम स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ बोलते हैं, बट ज्यादातर स्टीफेंस लॉ ही बोलते हैं। तो ये बताता है बच्चा कि कोई भी बॉडी कितना एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट कर रहा है। एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। और रेडिएशन पे ना जेई सवाल बहुत पूछता है, रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज अभी स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी।
जितना ज्यादा एरिया होगा, प्रभोष ने भी बताया था, उतना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। जैसे अगर तुम्हें कभी ऐसे देखते होगे कि घर में गर्म दूध देती है मम्मी, ग्लास में रख दिया तो बहुत टाइम लगता है ठंडा होने के लिए, तो उसको ना एक बड़े से कटोरे में या थाली में उसको निकाल देती है। ऐसा किया है क्या, कभी देखा है? Yes, sir. तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, दैट मींस उससे एनर्जी रेडिएट हुआ, है ना, ज्यादा एरिया में। और भी बहुत सारे मेथड है, तो अगर हमें ज्यादा रेडिएट कराना है तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर के फुल पावर के प्रोपोर्शनल। कितना एनर्जी रेडिएट करेगा? T⁴, लेकिन T मस्ट बी इन केल्विन, ये ध्यान देना, T मस्ट बी इन केल्विन। और एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, सिग्मा बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट। किसी को पता है सिग्मा क्या होता है? 5.7 into 10 to the power -8, ऐसा यूनिट कर सकते हो। क्या हो सकता है इसका ऐसा यूनिट यार? ये हो गया एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड, तो ये हो गया वॉट। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लो इसको। ये हो गया एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, लेकिन ये स्पेशल केस के लिए ये जो अभी एनर्जी लिखी है, जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इतना रेडिएट करता है। फॉर अनदर बॉडी एक टर्म आ जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी, E इंटू सिग्मा इंटू A T⁴। दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, E। तो अदर देन ब्लैक बॉडी के लिए ये, ब्लैक बॉडी के लिए, बिकॉज ब्लैक बॉडी का E जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अच्छा, यहां तक क्लियर? Yes, sir. मान लो बच्चों की एक बॉडी है, रेडियस R का, स्मॉल r ले लेता हूं, और एक दूसरा बॉडी है 2r रेडियस का। ये एनर्जी U1 रेडिएट कर रहा है और ये एनर्जी U2 रेडिएट कर रहा है। इसका टेम्परेचर सपोज T0 है, 2T0 है, और इसका टेम्परेचर T0 है। इसका टेम्परेचर 2T0, इसका टेम्परेचर T0। मुझे U1 अपॉन U2 बताओ क्या होगा? Four.
देखिए आंसर आया कुछ, नयन पटेल, चलो सबका आ रहा है 4:this। तो इसका देखो एरिया क्या लिखेंगे, 4πr², और सरफेस फिनिश सेम है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये जो ई लिखा ना इमिसिविटी, वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल। मटेरियल के सरफेस पे। सरफेस कैसा है, सरफेस फिनिश कैसा है, अगर ब्लैक पेंटिंग कर दिया, शाइनिंग पेंटिंग है, स्मूथ है ना, बहुत सारे होता है, तो अलग अलग सरफेस के लिए ये अलग होगा। तो अगर हम लोग इस दो बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि दोनों का सरफेस फिनिश इज सेम, एक ही जैसा पेंटिंग, एक ही जैसा सरफेस। चलो क्या बात करते थे, 4πr² इंटू 2T0⁴ डिवाइड बाई, इसका हो जाएगा बच्चों 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर, टेम्परेचर T0 है, कितना हो जाएगा, तो 4/1। बहुत ही आसान सा सवाल बच्चों, ध्यान में रखना, इसमें अच्छे सवाल अभी आने वाले हैं। बच्चों ये जो अभी हमने लिखा है, ये क्या लिखा है, दिस इज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। ठीक है, अगर कोई बॉडी है टेम्परेचर T पे, तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एज वेल एज सराउंडिंग से भी तो रेडिएशन फॉल कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि नेट एनर्जी रेडिएटेड कितना होगा, नेट एनर्जी लॉस पर सेकेंड, नेट एनर्जी लॉस पर सेकेंड अगर मैं बात करूं, तो बच्चों जितना रेडिएट किया सिग्मा 8T⁴, और सराउंडिंग से भी आएगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज T0 है, तो स्टीफन सेज दैट कि सराउंडिंग से भी कितना एनर्जी इस पे फॉल करेगा, कितना एनर्जी फॉल करेगा, वो करेगा सिग्मा इंटू इस बॉडी का एरिया इंटू सराउंडिंग टेम्परेचर T0⁴। सो इतना एनर्जी फॉल कर रहा है, इतना एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और बच्चों ये लिख रहा हूं अभी ब्लैक बॉडी के लिए, तो जितना एनर्जी फॉल किया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया और इतना रेडिएट कर दिया। कैन वी से दिस इज द नेट रेडिएशन, नेट एनर्जी लॉस per second। T is the temperature of the body, T0 is the temperature of the surrounding। Clear चेतना? हाँ सर। ठीक है, अगर मैं बात करूं अदर देन ब्लैक बॉडी, तो सर वो रेडिएट करेगा E इंटू सिग्मा इंटू A⁴, और इस पे फॉल कितना करेगा, सिग्मा 8T0⁴, इतना फॉल किया। लेकिन जितना एनर्जी फॉल किया सराउंडिंग से, क्या वो सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या उसका एब्जॉर्प्टिव पावर A होगा। तो फॉर अदर देन ब्लैक बॉडी ये लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। और अभी अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे, इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट है, तो इमिसिव पावर किस पर डिपेंड करेगा, कितना एनर्जी वो इमिट कर रहा है। तो ये यहाँ पे बच्चों E आ जाएगा अपॉन A, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये कांस्टेंट लिखा था फॉर ऑल, E by A will be same for all, that means E is equal to A हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ E वाले में तो यही टर्म आएगा ना, E सिग्मा 8T⁴, E सिग्मा 8T⁴, A चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इमिसिव पावर। यही इमिसिव पावर है बच्चों।
that is equal to emissive power of the black body sigma A T to the power 4 upon absorptive power 1. ध्यान देखो, सिग्मा सॉरी a चला गया, सिग्मा टू द 4 चला गया, E by A is equal to 1 आ गया, that is equal to E is equal to A. कन्विंस्ड बच्चों? यहाँ पे A को E लिख देंगे, so other than black body के लिए E sigma A common T to the power 4 minus T naught to the power 4. This is net loss of energy. Net loss of energy. अब एक बात करता हूं मैं, अगर एक बॉडी है बच्चों, इसका मास है m और ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है, नेट रेडिएशन हो रहा होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा कि नहीं? सपोज इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, तो ये पर सेकेंड कितना एनर्जी लॉस करेगा? तो E सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, इतना एनर्जी लॉस कर रहा है पर सेकेंड। तो dt टाइम में कितना एनर्जी लॉस करेगा? इतना एनर्जी लॉस करेगा, है ना? dt टाइम में इतना एनर्जी लॉस करेगा। ये लॉस यहां से टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना? कैन वी राइट दिस विल बी ms इनटू dt और माइनस साइन बिकॉज लॉस dt नेगेटिव होगा, dt नेगेटिव होगा। तो देखो बच्चों, क्या हम यहाँ पे ये क्लियर हुआ? ms इंटू डेल्टा थीटा, इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से कम हुआ तो सो dt बाई ये स्मॉल t टाइम वाला, ध्यान से देखना, dt बाई t क्या हो जाएगा? E सिग्मा A अपॉन ms। ms को क्या बोलते हैं बच्चों? HT। ms को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। s को स्पेसिफिक कैपेसिटी, मास इनटू s को हीट कैपेसिटी। T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पे आ गए। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। change of temperature, रेट, क्योंकि ये कम हो रहा है, रेडिएट कर रहा है, कहेंगे रेट ऑफ कूलिंग ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, मिटा रहा हूं इसको। तो ये रेट ऑफ कूलिंग जो है वो A पे, ms पे और टेम्परेचर, ये सब पे डिपेंड कर रहा है। एक सवाल पूछ रहा हूं, दिस इज ए हॉलो स्फीयर, इसका टेम्परेचर T तक इसको हीट किया और रूम में हैंग कर दिया, and this is a solid sphere, same radius का। same surface finish, ये बता के मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सेम सरफेस फिनिश, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अथर्व? ई सेम है। E सेम है, सेम है ना? Yes. हाँ सर। Material is also same. Like both are iron sphere. लेकिन एक हॉलो एक सॉलिड है, दोनों को T टेम्परेचर पे हीट किया और हैंग कर दिया।
what is initial rate of loss of energy of the two sphere? Is the two are equal or different? पहला सवाल. Different. Initial what सुना? Initial rate of loss of energy या initial rate of emission of energy. इनिशियली कितना एनर्जी इमिट कर रहा है? बच्चों सेम या डिफरेंट? अगर डिफरेंट तो किसका ज्यादा? दूसरा. अगर मान लो मैं कहूं रेट ऑफ कूलिंग इज R1 फॉर द फर्स्ट और रेट ऑफ कूलिंग R2 इज द सेकेंड इनिशियली. रेट ऑफ कूलिंग का मतलब dt by dt of first sphere, dt by dt of second sphere. क्या होगा बच्चों? R1 is greater than R2. Yes, R1 is greater than R2. Why? यद्रेश ने भी बताया. बच्चों देखो इसका ms कम है. हॉलो का मास कम होगा. यस, हॉलो का मास कम है, रेडियस सेम है, ये हॉलो ये सॉलिड है, तो R1 इज ग्रेटर देन. ये फास्ट रेट से कूल होगा बच्चों. ओके सर, क्यों फास्ट रेट से कूल होगा? जबकि दोनों ने एनर्जी लॉस इक्वल किया है. ये पहला दोनों का क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा बच्चों. इसका आंसर सेम रहेगा. क्योंकि इनिशियल लॉस ऑफ एनर्जी ये पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये टर्म. टी सेम, एरिया सेम, ये सब सेम. लेकिन इसके पास मास कम है तो टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा. इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास ज्यादा एनर्जी. जैसे एक सवाल में यही चीज समझाता हूं ऐसे बच्चों, और फ्लूइड में भी बताया था, याद करना, मैं फ्लूइड में भी ऐसा सवाल लिया था. बच्चों दो कंटेनर है, एक का बेस बड़ा है और एक का बेस छोटा. ये है, सेम हाइट तक है. यू कैन रिलेट इट बाय टेम्परेचर, कैन बी रिलेटेड बाय सेम हाइट. हाइट सेम है, टेम्परेचर सेम है. अगर यहाँ पे ओपन कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स दोनों में सेम होगा. क्रॉस सेक्शन यह सेम है, सेम वॉल्यूम फ्लो आउट होगा, बाहर इक्वल वॉल्यूम जाएगा 1 सेकेंड में. लेकिन किसका हाइट ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा? रेट ऑफ फॉल ऑफ हाइट फॉर विच सेकेंड का ज्यादा होगा, बिकॉज इसके पास है ही नहीं यार, वाटर नहीं कम है. ये बहुत स्लो होगा बिकॉज इसके पास बहुत ज्यादा वाटर. क्लियर? नाउ इट इज क्लियर कि रेट ऑफ कूलिंग इज लेस फॉर हियर, रेट ऑफ कूलिंग विल बी मोर हियर इनिशियली. तो क्या होगा अगर मान लो 2 सेकंड बाद कहें कि अगर सपोज ये 100 डिग्री सी पे था, हालांकि जब भी सवाल करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. अगर 100 डिग्री सी पे ये था, ये भी 100 डिग्री सी पे था, 10 सेकंड बाद ये सपोज 100 से 98 हुआ होगा, और 10 सेकंड बाद इसका 100 से हो सकता है 92 या 90 हो गया. इज इट क्लियर? तो फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी भी इसका कम रहेगा और इसका फिर ज्यादा होगा. एज टाइम पासेज, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी विल बी मोर of this body than this body. Why? Because इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा. इस चलो बच्चों, तो स्टीफेंस लॉ डिस्कस कर लिया, रेट ऑफ कूलिंग डिस्कस कर लिया.
देखो बच्चों, न्यूटन साहब नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा। न्यूटन साहब यहां भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये न्यूटन साहब ने स्टीफन से बहुत पहले ये लॉ दिया था, उस समय स्टीफन तो बहुत बाद में दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ लॉ दिया था बच्चों कि कोई भी बॉडी का जो कूलिंग रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल। इन्होंने दिया था कूलिंग रेट क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो बच्चों ये ना इसमें सवाल बहुत आते हैं, पहले तो बहुत आते हैं, रेडिएशंस के सवाल आते थे, मतलब न्यूटन्स लॉ पे आते थे। अभी तो रेडिएशंस पे और भी कंसेप्ट पूछा जाता है, बट इनिशियली मेडिकल में देखोगे तो इसी पे सवाल रहते हैं सर। रेडिएशन का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। जैसे साउंड वेव में जाओगे तो सबसे ज्यादा सवाल किस पे आता है, डॉपलर इफेक्ट। बहुत सारे पुराने कोचिंग होते थे, या यहाँ भी देखोगे साउंड वेव पढ़ाने का मतलब डॉपलर इफेक्ट पढ़ा दिया, हो गया खत्म। सो बच्चों यहाँ पे डी थीटा बाई टी, रेट ऑफ कूलिंग, उन्होंने कहा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द body to the surrounding. Theta is the temperature of the body, theta naught is the temperature of the surrounding. चूंकि ये रेट ऑफ कूलिंग है डी थीटा बाई डी टी निगेटिव है, तो ये माइनस लिख लिया, और के इज सम कांस्टेंट फॉर द बॉडी, फॉर द सराउंडिंग, किस सराउंडिंग में रखा हो, सबको मिला करके ये के आता है। के किस किस पे डिपेंड करेगा वो हम लोग कुछ देर में देखेंगे। अगर कोई बॉडी लिए सराउंडिंग फिक्स्ड है तो उसके लिए के फिक्स्ड है। तो ये न्यूटन साहब ने कहा। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ न्यूटन्स, डिफरेंशियल फॉर्मेट, देखो डी थीटा बाई डी टी लिखा हुआ। बट न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर when the temperature difference is small, temperature difference बहुत large है तो ये वैलिड नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेशन है एक्चुअली। बट प्रैक्टिकल ये से डेटा से उन्होंने ये चीज डिराइव किया। अगर इसी को हम लिखें एवरेज फॉर्म में, तो एवरेज फॉर्म ज्यादा यूज में आता है, ज्यादा सवाल इसी में रहता है। एवरेज फॉर्म क्या होता है कि सपोज एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर इनिशियली थीटा 1 था एंड देन बाद में थीटा 2 हो गया, और सराउंडिंग टेम्परेचर है थीटा 0। इसका टेम्परेचर क्या हुआ, थीटा 1 से थीटा 2 चला गया, और टाइम सपोज डेल्टा टी में। तो कैसे क्वेश्चन लिखें, डेल्टा थीटा को लिख लेंगे बच्चों, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखो ये इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया तो ये माइनस साइन चला जाएगा, दैट इज के इनटू थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल डिवाइड बाय डेल्टा टी। के इनटू थीटा क्या लिखे बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो बताओ गेस करो क्या लिखूं, बोलो बच्चों, या थीटा 1 लिखूं कि थीटा 2 लिखूं या एवरेज लिखूं, एनीवन? Average. यस एवरेज, थीटा 1 है थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय 2। दिस इज बच्चों एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। बुकलेट में ऐसे सवाल होंगे, कर लेना आज, लिखो।
सर माइनस साइन भी आएगी इसमें। माइनस साइन नहीं लिखेंगे बिकॉज मैंने थीटा में माइनस डी थीटा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देगा, हमने इनिशियल माइनस फाइनल ले लिया इसलिए माइनस नहीं है, और अदरवाइज थीटा टू माइनस थीटा में लिखो तो यहाँ माइनस। अच्छा ये बड़ा फेमस इक्वेशन है, ऐसे सवाल आते हैं जेई में आएगा, जेई मेन में, जेई एडवांस में तो डायरेक्टली नहीं आएगा बच्चों, थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेगा। और जो अभी क्लास कर रहे हैं, जो भी 62 बच्चे हैं, कम से कम ये सवाल तो 100% आना चाहिए। इसमें से कुछ बच्चे सीटी भी देंगे, तो ऐसे सवाल काफी होंगे। जो कह रहा है कि बॉडी कूल्स फ्रॉम 70 to 60 in 5 minutes, then how much time it will take to cool from 60 degree to 50 degree C, वही बॉडी है। तो सबसे पहला इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 70 माइनस 60 10 डिग्री C डिवाइड बाई डेल्टा टी बच्चों 5 मिनट, दैट इज इक्वल टू सम के। अच्छा यहाँ पे दिया रहेगा सराउंडिंग टेम्परेचर मस्ट बी गिवन 25 डिग्री C, है ना। तो लिखोगे k इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, 70 प्लस 60 बाई 2 तो 65 डिग्री माइनस थीटा 2 थीटा नॉट, सॉरी ये थीटा नॉट है बच्चों, थीटा नॉट कितना है 25। ये इक्वेशन हो गया 1। दूसरा सेकंड केस में करा 60 से 50 जा रहा है बच्चों, तो यहाँ भी 10 डिवाइड बाई टी दैट इज इक्वल टू के इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस 50 55 माइनस 25, ओके। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सो t अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 40 डिवाइड बाई 30। इसका मतलब आ गया t इज इक्वल टू 20/3 मिनट। इतना टाइम लगेगा बच्चों, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सर्टेनली ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज टेम्परेचर इससे कम होगा, वो रेट ऑफ हीट लॉस कम होते जाएगा। बच्चों ये कन्विंस्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? Yes, sir. ठीक है। तो और सेक्शन ई में बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो करना, सेक्शन ई। एंड सेक्शन डी पढ़ना। अभी हम लोग जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें बची हुई है अभी। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ का जो फॉर्मूला है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, वी कैन डिराइव इट फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, तो वो डेरिवेशंस देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज तब हमें आइडिया पता चलेगा कि ये के जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत जरूरी है। एक डेरिवेशन ऑफ, हालांकि न्यूटन्स ने उस डेरिवेशन से नहीं किया था, वो अलग है, चूंकि स्टीफेंस लॉ हम जानते हैं तो स्टीफेंस लॉ से हम कूलम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताएं। दूसरा डिफरेंशियल फॉर्मेट में अगर दिया हुआ तो इसको इसी फॉर्मेट से अगर हम आगे लिखें तो कैसे लिखेंगे, हमने तो एवरेज फॉर्मेट लिख लिया, इससे लिखेंगे तो कैसा होगा। एंड तीसरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बट जेई का बड़ा फेवरेट
कंसेप्ट है। तो उस पर बहुत बार सवाल पूछा है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वो हम लोग करेंगे और हमारा रेडिएशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन फिनिश हो जाएगा, इनफैक्ट कन्वेक्शंस भी कर लेंगे 5 मिनट में। तो ये चैप्टर हीट ट्रांसफर फिनिश हो जाएगा इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग इसके सारे मतलब हीट ट्रांसफर कंप्लीट। बिफोर दैट आई विल रिकमेंड कि हमने पढ़ा तो दिया है, अगर तुम्हें HC वर्मा सारे सवाल सॉल्व करने हैं तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ खुद से एक बार पढ़ लो एंड देन ट्राई ऑल द क्वेश्चन। सॉल्व, पहले सॉल्व एग्जांपल कर लो HC वर्मा का, एंड देन HC वर्मा में बहुत अच्छे सवाल हैं तो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, देखो कुछ समझ में आता है कि नहीं, एंड देन वी विल डिस्कस। ओके बच्चों, तो आई होप कि HC वर्मा के थ्योरी पढ़ लोगे, रेडिएशन बहुत छोटा सा एक बार पढ़ लोगे, एंड देन सॉल्व एग्जांपल सारे ट्राई करो, देन एक्सरसाइज जितना ट्राई कर पाते हो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे। चलो बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।